गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग के इस लेसन का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग इस लेसन में उन बच्चों की बात करती हैं जो अपना बचपन नहीं देख पाए और किसी कारणवश मजबूरी में उन्हें कोई काम करना पड़ रहा है। वो काम चाहे मजदूरी है या फिर उनके पैतृक काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस लेसन में दो बच्चों की कहानी है जिसके माध्यम से उन्होंने देश में फैली हुई गरीबी और उस गरीबी के कारण बहुत से वो बच्चे जो स्कूल न जाकर दूसरे कामों में लगे हुए हैं, उनकी व्यथा का, उनकी दुख तकलीफों का और सामाजिक ताने बाने का वर्णन किया है। तो चलिए हम ये लेसन पढ़ते हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। ये बात हेडलाइन दी गई है उस हिस्से की जो हिस्सा एक लड़के साहिब से जुड़ा है और वो एक रैग पिकर यानी कि कचरा इकट्ठा करने वाला लड़का है। राइटर उससे मिलती है और उससे उसकी मुलाकात के जो अनुभव हैं वो अपने अब इसमें हम पढ़ेंगे। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहिब whom I encounter every morning. एनकाउंटर का मतलब है मुलाकात। मैंने उससे कहा, साहिब से जिसे मैं रोज मिलती थी सुबह सुबह, कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो साहिब यहाँ कौन सा काम करता हुआ राइटर को दिखता है? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। साहिब उसे कचरे के ढेर से कुछ, अब देखिए स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, अब सोना तो मिलेगा नहीं कचरे के ढेर में, तो यहाँ सोना मीन्स पैसा। अब पैसा भी कचरे के ढेर में कभी कभार हो सकता है गलती से पड़ जाए, लेकिन यहाँ पैसा मीन्स उस कचरे के ढेर से कुछ भी काम का जो मिलेगा उसे बेचकर जो पैसा मिलने वाला है, राइटर ने उसे ही सोना कहा है। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने एक दिन साहिब से पूछा, whom I encounter every morning, जिसे मैं हर सुबह मिलती थी, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, और वो कुछ ढूंढता हुआ, इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, वो कचरे के ढेर जो मेरे आस पड़ोस में होते थे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत साल पहले छोड़ दिया था। सेट अमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका में साहिब का गांव था, वहां उनके हरे हरे खेत थे। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट दूर की याद। अब उसे अपने घर की जरा सी भी याद नहीं है। यानी कि साहिब ढाका से इंडिया इतने साल पहले आ चुका है कि अब उसे उसके बारे में, अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने, उन तूफानों ने उनके घरों को, उनके खेतों को तबाह कर दिया। His mother tells him, ये बात उसे उसकी माँ बताया करती है। That's why they left. और इसीलिए वो वहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। Looking for gold in the big city. सोने की तलाश में। देखिए फिर से वही सोना, सोना मीन्स यहाँ पैसे की बात की गई है, आजीविका की बात की गई है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में उम्मीदें लिए हुए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अभी रहता है। तो साहिब से राइटर ने पूछा, व्हाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? तो अब साहिब उसका जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स, वो धीरे से बड़बड़ाया, लुकिंग अवे, और दूसरी तरफ देखने लगा। गो टू स्कूल,
आई से glibly. मैंने अचानक ही उसे कहा फुसलाते हुए, जैसे उसको मैं मना रही हूं कि तुम स्कूल जाओ बेटा. रियलाइजिंग इमीडिएटली, और अचानक से मैंने ये बात महसूस की, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. हॉलो मीन्स खोखली, कि मेरी सलाह जो मैंने साहिब को दी उसे कितनी खोखली लगी होगी. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. लेकिन साहिब ने पलट के जवाब दिया कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं. When they build one, जब कोई स्कूल वो बना देंगे, I will go, मैं चला जाऊंगा. तो राइटर कहती है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम. यदि मैं एक स्कूल बनाऊं तुम आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग. मैंने पूछा मजाक में. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा, और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई. A few days later, कुछ दिन बाद, I see him running up to me. मुझे वो दिखाई दिया और वो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा था. और आते ही साहिब ने पूछा, Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school. स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है. I say, मैंने कहा. Embarrassed at having made a promise. Embarrassed, परेशान. अपने उस प्रॉमिस पर, अपने उस वादे पर, कि मैंने एक बच्चे से वो वादा किया, that was not meant, जिसे पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. राइटर कोई स्कूल बनाना नहीं चाहती थी. अब उसे महसूस हुआ कि मैंने इस बच्चे से एक स्कूल बनाने का वादा जो किया वो गलत था. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. But वो प्रॉमिस जो मैंने किया, उसके जैसे बहुत से प्रॉमिस, बहुत से वादे, अबाउंड मैंने बहुत अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी इस निराशाजनक दुनिया में भरे पड़े हैं. यानी कि राइटर कहती है कि मैंने साहिब से एक वादा किया जो मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन साहिब की जिंदगी में बहुत से ऐसे वादे हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया, तो मेरा एक वादा कोई मायने नहीं रखता. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफी महीनों की जान पहचान के बाद, आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंसेस. और साहिब ने जवाब दिया कि उसका नाम साहिब आलम है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. साहिब को पता नहीं था कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, और यदि उसे इसके नाम का अर्थ पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, he would have a hard time believing it. उसे शायद इस पर विश्वास नहीं होता. Unaware of what his name represents. Unaware, ना पता होना, अनभिज्ञ. अपने नाम के मीनिंग का, अपने नाम के अर्थ का न पता होते हुए, he roams the street with his friends. वो गलियों में घूमता है, भटकता है अपने दोस्तों के साथ. कौन से दोस्त? An army of barefoot boys. barefoot, नंगे पांव. एक सेना है, एक बड़ा ग्रुप है जो नंगे पांव घूमते हैं. Who appear like the morning birds. जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं. And disappear at noon. Disappear, गायब होना, और दोपहर के समय वो गायब हो जाते हैं. Over the months, I have come to recognize each of them. Recognize, पहचानना. कुछ ही महीनों में मैं उन सभी को पहचानने लगी. Why are you not wearing चप्पल्स? I ask one. उनमें से एक से मैंने एक दिन पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो वो क्या बोला? My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ मेरी चप्पलों को शेल्फ से नीचे उतार के ही नहीं देती. मतलब वो कह रहा है कि उसकी माँ चप्पलों को भी शेल्फ पे रखती है. He answered simply. उसने सीधे साधे ढंग से जवाब दिया.
Even if she did, he will throw them off. हाँ हाँ, यदि इसकी माँ ने चप्पल उतार के दे भी दी, he will throw them off. वो फेंक देगा, वो फिर भी नहीं पहनेगा. ये किसने कहा? Adds another. एक दूसरे बच्चे ने कहा. Who's wearing shoes? जिसने जूते पहन रखे थे. That do not match. लेकिन उसके दोनों जूते आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते थे. When I comment on it, जब मैंने उस लड़के से उन जूतों के बारे में पूछा, he shuffles his feet. Shuffles आगे पीछे करना, हिलाना. उसने अपने पाँव को आगे पीछे किया, छुपाने की कोशिश कर रहा था, and says nothing. लेकिन कुछ नहीं कहा. I want shoes. मुझे भी जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए. says a third boy. एक तीसरे लड़के ने कहा. Who has never owned a pair all his life. जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक एक जोड़ी जूता नहीं पहना था. यानी कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक की जिंदगी में जूते पहनने नसीब नहीं हुए थे. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते हुए, यात्रा करते हुए मुझे बहुत सारे बच्चे मिले जो नंगे पांव घूमते हैं. इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में, गांव की गलियों में. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. देखिए, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. ट्रेडिशन परंपरा, बेयर फुट नंगे पांव. पैसे की कमी के कारण हम जूते नहीं पहनते, ये एक परंपरा है. इज वन एक्सप्लेनेशन. तो ये एक, जब मैं उनसे पूछती हूं कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते, तो उनका जवाब होता है कि पैसे की कमी के कारण नहीं, ये तो हमारे यहां नंगे पांव रहने की परंपरा है. ये जवाब होता है उनका. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. एक्सक्यूज बहाना, परपेचुअल अनंत, कभी ना खत्म होने वाली. मुझे आश्चर्य होता है, मैं ये सोचती हूं कि क्या ये उस अनंत गरीबी को छुपाने का सिर्फ एक बहाना नहीं है. यानी कि वे बच्चे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ये बहाना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नंगे पांव रहने की परंपरा है. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. मुझे कहानी याद आती है जो एक आदमी ने सुनाई थी जो उदीपी रहता था. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल. जब वो छोटा बच्चा था, जब वो लड़का था छोटा, तो वो स्कूल जाया करता था. पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. वो स्कूल जो एक मंदिर से होकर आगे आता था, यानी कि वो मंदिर से गुजरता था. वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट. जहां उसके पिता एक पंडित थे, पुजारी थे मंदिर के. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. वो कुछ देर के लिए मंदिर में रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. और वो बच्चा जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था कि काश उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं. 30 years later I visited his town. 30 साल बाद मैं उसके शहर गई. एंड द टेम्पल, और उसी मंदिर गई. which was now drowned in an air of desolation. वो मंदिर जो अब बिल्कुल सुनसान था, निर्जन था. इट मीन्स वहां आने वाले लोगों की जो तादाद थी वो न के बराबर थी. अब वहां कोई नहीं आता था. इन द बैकयार्ड, पिछले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां अब नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. कुछ लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म. एक छोटा सा लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते जुराब पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग. पेंटिंग मीन हाँफते हुए, भागता हुआ आया, हाँफता हुआ आया. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड. और उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. उस छोटे बच्चे को देखते हुए, रिमेंबर याद आई, मुझे याद आ गई वो प्रार्थना
जो उस दूसरे बच्चे ने देवी से की थी when he had finally got a pair of shoes, जब उसे आखिर जूतों की एक जोड़ी मिल गई थी। और वो प्रार्थना उस छोटे बच्चे ने क्या की थी? लेट मी नेवर लूज दैम, कि हे देवी, अब ये मेरे जूते कभी खोए ना, मुझसे जुदा ना हो, मैं इन जूतों को कभी अपने से अलग ना होने दूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना मान ली थी, ग्रांटेड। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, इस पुजारी के इन छोटे बच्चों की तरह बहुत से ऐसे लड़के हैं, नाउ वोर शूज, जो जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से लड़के लाइक द रैग पिकर्स, इन कचरा बीनने वाले लड़कों की तरह, उन कचरे के ढेर से कुछ काम की चीजें ढूंढने वाले बच्चों की तरह, इन माई नेबर, जो मेरे पड़ोस में रहते थे, रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के रहते हैं, बिना जूतों के इधर उधर घूमते हैं। माई एक्वेंटेंस, जान पहचान, मेरी जान पहचान विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, इन नंगे पांव घूमने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चों से मेरी जान पहचान मुझे ले जाती है कहाँ? सीमापुरी। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर है, बाहरी इलाके में, yet माइल्स अवे फ्रॉम इट, जबकि फिर भी वो दिल्ली से कई मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, दोज हु लिव हेयर, जो लोग यहां रहते हैं, आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मीन जो गैर कानूनी ढंग से किसी जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो लोग यहां रहते हैं आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं। कब? इन बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में ये लोग बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, उन्हीं परिवारों में साहिब का परिवार भी एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक उजाड़ सुनसान जगह हुआ करती थी। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. वहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो मड मीन्स गारा, मिट्टी में बने हुए हैं, roofs of tin and tarpaulin, टीन और तरपाल की जिनकी छतें हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, ना वहाँ सीवेज की, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है सीमापुरी में। एंड लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इस स्थिति में वहाँ पर 10,000 लोग वो रह रहे हैं जो कचरा बीनते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, उन्हें यहाँ रहते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास, सभी के पास राशन कार्ड्स है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसके कारण उन सभी के नाम वोटर लिस्ट में भी आ जाते हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिसके कारण वो अनाज भी वहां खरीद सकते हैं, या यूं कहें कि उनको अनाज भी मिलता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब अभी राइटर ने बताया कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, परमिट्स नहीं है, लेकिन यहां राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, कि पहचान हो या ना हो, लेकिन भोजन होना बहुत जरूरी है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए खाना ज्यादा जरूरी है। और वह बात बिल्कुल सच भी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर तक पहुंचते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द के, वी वुड रादर लिव हेयर,
हम यहीं रहना पसंद करेंगे देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की बजाय दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये बात राइटर को एक औरतों के समूह ने कही जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी। टैटर्ड मीन्स फटी पुरानी। व्हेन आई आस्क देम, यहाँ आई राइटर है। जब राइटर अनीस जंग ने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने क्यों अपनी उस सुंदर धरती को छोड़ा, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जहाँ हरे भरे खेत थे, नदियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ हमें खाने को मिलता है, हम भूखे पेट अपने बिस्तर पर नहीं जाते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहाँ भी खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं अपने तंबू गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और वही तंबू उनका घर, उनका डेरा बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं तंबुओं में, उन्हीं डेरों में, उन्हीं घरों में पैदा होते हैं, वहीं बढ़ते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इसी जीवन की जद्दोजहद में वो भी पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में गुजारा करना, जिंदा रहना, संघर्ष करना, इसका मतलब है रैग पिकिंग, कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इतने साल बीत जाने के बाद अब कचरा बीनना भी एक फाइन आर्ट, एक कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए अब सोना है। इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजमर्रा की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर की छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, बेशक ये एक हमेशा टपकने वाली छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ आती है वो टैग लाइन जो हमने इस पार्ट के स्टार्टिंग में पढ़ी, साहिब की लाइन, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कई बार 1 रुपया भी मिलता है। इवन अ 10 रूपी नोट, और 10 रुपए का नोट भी। साहिब सेज, साहिब ने कहा। हिज आइज लाइटिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ गई। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कचरे के ढेर में 1 रुपए का सिक्का मिलता है, you don't stop scrounging for there is hope of finding more, तो आप उस कचरे के ढेर को तलाशना, स्क्राउंजिंग तलाशना, छानबीन करना, तो आप उस कचरे के ढेर को तलाशना बंद नहीं करते, for there is hope of finding more, क्योंकि तब और ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, फॉर चिल्ड्रन, के इन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग, कचरे का अर्थ, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के अर्थ से बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, इन बच्चों के लिए एक कचरा आश्चर्य की एक पुड़िया है, एक गठरी है। इट मीन्स उन बच्चों को ये हमेशा उम्मीद लगी रहती है कि इसमें से पता नहीं क्या मिल जाए, तो ये इसीलिए राइटर ने कहा रैप्ड इन वंडर। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवन की जद्दोजहद का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, मैंने साहिब को देखा। फेंस्ड होती है बाड़, जो हम खेत के चारों तरफ कोई कांटेदार तार या कुछ ऐसी रस्सी टाइप लगाते हैं, तो वो कांटेदार तार को हम फेंस बोलते हैं। तो एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को पास के नेबरहुड क्लब, पास के क्लब के बाड़ लगे गेट के पास देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो 2 नौजवानों को सफ़ेद ड्रेस में देख रहा था, प्लेइंग टेनिस, और वो दोनों के दोनों लड़के टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट संतुष्ट,
और वो संतुष्ट है, उसे खुशी है, वो वहीं खड़ा रहकर उसे देखकर ही खुश है। बिहाइंड द वेंट्स क्या कहता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और कहता है मैं कई बार इस क्लब के अंदर चला जाता हूं जब नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, और कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स झूला, गेट कीपर मुझे उस झूले पर झूला लेने दे देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, डिसकलर्ड मीन्स रंग उड़ी हुई, शर्ट उसकी कमीज का रंग उड़ा हुआ है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये जूते मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन के तरीके से ये बात कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, डिस्कार्डेड मीन्स त्यागे हुए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, रिफ्यूज मैंने मना करना, उस अमीर लड़के ने शायद वो जूते पहनने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल, होल छेद, उस जूते में एक छेद था। इन वन ऑफ देम, उस पेयर में, उस जोड़े में एक जूते में छेद था। लेकिन ये बात डज नॉट बॉदर हिम, साहेब को इस बात से बॉदर, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, और वो बड़े आराम से उन जूतों को पहनकर खुश था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि वो जो नंगे पांव घूम चुका हो या नंगे पांव घूमता हो, इवन शूज विद ए होल, चाहे बेशक होल वाले, छेद वाले जूते भी हों, इज ए ड्रीम कम ट्रू, और उसे वो जूते मिल जाएं तो उसका बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस होगा जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो खेल जिसे वो बहुत ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है। बिकॉज टेनिस इज ए वेरी एक्सपेंसिव गेम, काफी महंगा खेल है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब अपने रास्ते जा रहा है, और वो किधर की तरफ है, मिल्क बूथ, उसे दूध के बूथ पे जाना है, जहां से उसे दूध लाना है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क के पास एक टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो एक इशारा करता है किसी दूरी पर। आई एम पेड 800 रुपीज, अब मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा खाना भी। डज ही लाइक द जॉब, तो राइटर ने पूछा क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा उसके चेहरे पर रहने वाले वो केयर फ्री लुक, बेफिक्री के भाव, वो जो बेफिक्र होता था पहले, अब वो फीलिंग्स, वो भाव उसके चेहरे पर नहीं थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये स्टील का कनस्तर उसे बहुत ज़्यादा भारी लगता है उस प्लास्टिक बैग से, उस प्लास्टिक के थैले से। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर उठाए हुए घूमता रहता था। द बैग वॉज हिस, वो प्लास्टिक का थैला साहिब का खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये कनस्तर उस आदमी का था हु ओन्स द टी शॉप, जो कि उस चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि एक लड़के की कहानी है ये, जो पहले कचरा बीनने का काम करता था और बड़ा खुश था उस काम को करके। लेकिन कहानी के एंड में, जहाँ उसका पार्ट खत्म होता है, हम देखते हैं
कि वो एक चाय की दुकान पे काम करने लगा है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है। तो राइटर अनीस जंग इस लेसन में उन दो बच्चों की कहानी हमारे सामने रख रही हैं जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के हाथों मजबूर हैं। तो उन्हीं में से एक साहिब था। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट वो मुकेश नाम के एक लड़के की दास्तान है जो हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।